हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी आपके लिए हिस्ट्री का थर्ड हमारा ये क्लास होगा। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और किसके बारे में चर्चा होगा, और जो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उन सभी बातों को लेते हुए और नए टॉपिक का आज होगा आगाज़। आज नए क्लास में नए टॉपिक के साथ हम करेंगे और एक एक करके इन चीज़ों को समाप्त करते चलेंगे। आपको अब एक क्लास में किसी एक चीज़ के लिए पूरी बताई जाएगी, उसके बारे में पूरा बताया जाएगा, चाहे वो क्लास लंबी हो या ज़्यादा या कुछ छोटी रहे, उससे मतलब नहीं है बच्चों। आपका जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म किया जाएगा। और अब आप लोग अच्छा रिस्पांस करें ना बच्चों, तो एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास भी मैं सोच रही हूँ आपका करा दूँ और क्लास कराते चलूँ। और जो मैं एनिशिएंट हिस्ट्री जिसे मैंने छोड़ दिया अभी, वहाँ से स्टार्ट नहीं किया, वो आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ यदि आप चाहें तो आपको करा सकती हूँ मैं। ठीक है, संडे के दिन एक फुल मॉक टेस्ट होगा। फुल मॉक टेस्ट कहने का मतलब है कि 3 जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं ना, उन तीनों से टेस्ट पूछा जाएगा। टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो बच्चे पहले से भी संभवतः आप लोग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप पढ़े होंगे या आप पढ़ रहे होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन मैं वहाँ पर समझाऊंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तब याद कर लीजिएगा। जो पिछले साल में BHU BEd में हो गया हो, BHU BA में हो गया हो, पूछा गया जो क्वेश्चन यूपी BA में हो गया, BEd में हो गया, वो पूछा हुआ गया क्वेश्चन या मॉडल पेपर जो होगा उसी से रिलेटेड या उसी में मॉडल पेपर जो बनता है ना, वो सब बुक्स का जो क्वेश्चन होगा उन सभी को हम एक जगह जैसे जमा करके और आपका टेस्ट में ज़रूर लेके आऊँगी इस संडे को। तो देखिए, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जो हमेशा बताते आती हूँ, फिर भी आप लोग मेरी बात तो नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताते चलूँ कि प्लीज़ वीडियो कैसा लगता हो इसे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम भी और बेहतर से कर सके, पढ़ा सकें। और वीडियो अच्छा यदि लगता है तो प्लीज़ उसे बिना कहे लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सके, क्लास अच्छे से आपकी हो सके। तो चलिए बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत होगा। इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं इसे रिव्यू एक बार देखते हैं, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। देखिए, हमने देखा था अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। तो भारत में पहला विदेशी आक्रमण पूछा जाए तो आप किसका नाम बताएंगे? आपसे जब पूछा जाए तो भारत में पहला आक्रमण, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कासिम था ना, कासिम जो था भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी, भारत में पहला जजिया कर आरोपित करने वाला कासिम, सिंध प्रांत में। ठीक है, जजिया कर क्या होता है ये भी क्वेश्चन उठता है। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर इस्लामियों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर सबसे पहले भारत में लगाया गया सिंध प्रांत में। उसके बाद अरब आक्रमणकारियों के बाद कौन आया हमारे भारत में? तो गजनवी आया, जो एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसका उद्देश्य भी लूटपाट मचाना था भारत में, खूब इसने भी लूटा। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, गौरी ने भी खूब लूटा। और गौरी ने जो कार्य किया बच्चों, वो बस लूट के ही नहीं छोड़ा, लूटता गया और जिन जिन प्रदेशों को, जिन जिन भूभागों को, भारत के भूभागों को जीतता गया, जीते गए प्रदेशों में प्रबंधक के लिए अपने कुछ सैनिकों को नियुक्त करता गया, अपने गुलामों को वहाँ नियुक्त करके रख दिया कि आप इसकी देखभाल करो, यहाँ के राजा उसे पुनः स्वतंत्र राज्य घोषित ना कर दें। इसके लिए अपने कुछ सैनिकों को, अपने कुछ सेनाओं को छोड़ता गया। तो और यहाँ से इन सेनाओं से क्या होता है बच्चों कि ये जो सेना होते हैं, गौरी के मृत्यु के पश्चात, गौरी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो 3 गुलाम, जो उसके 3 फेवरेट कह सकते हैं, उसके 3 एकदम स्वामी परस्त वो गुलाम कह सकते हैं, जो उसका खूब बहुत उसका साथ दिया करते थे, उसे युद्ध में या किसी अन्य जगह जहाँ भी वो कुछ भी कार्य करता था उसमें पूरा सहयोग करते थे उसके गुलाम। और गौरी के कोई अपना पुत्र नहीं होने की वजह से वो गुलामों को खूब उनको प्रशिक्षित करने में अपना धन व्यय करता है, उन्हें खूब प्रशिक्षित भी करता है और उन्हें अपने जो शासन व्यवस्था थी ना उसमें उन लोगों को बहुत स्थान भी देता था। उन लोगों को
गुलाम के भांति नहीं रखता था, वो बस नाम मात्र के गुलाम हुआ करते थे और राजा की अपने जो शासन की ना वो शासक का अच्छा सेवा किया करते थे। उसका पूरा युद्धों में युद्ध का जो क्या रणनीति होगी उसका खाका तैयार करते थे और युद्ध में अपना जी जान लगा के अपने राजा का साथ देते थे। तो इन्हीं बातों से खुश होकर गौरी जो था, एक उसका गुलाम, 3 गुलाम आपको बताई थी कि नसरुद्दीन कुबाचा, यालदोज, नसरुद्दीन कुबाचा, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक 3 गुलाम हुआ करते थे। तो इन लोग जब वो मरा था तो वसीयत लिख के नहीं मरा था और उसके कुछ पुत्र भी नहीं थे। उन्होंने उसे अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गुलामों को जीते गए प्रदेश भारत में छोड़कर उन्हीं लोगों पर सौंप के जाता था। और वो जो रास्ते में जब जाने लगा, वापस लौट के जाने लगा अपने देश को, तो बीच में ही वो कुछ उस पर जनजातियों ने हमला करते हैं, भारत के जनजाति वर्ग कुछ हमला करता है और वहाँ जाकर वो मर जाता है। तो जो इसके गुलाम होते हैं ये अपने आप को वहाँ जिस स्थान पर इन्हें सुनिश्चित किया रखा जाता है वहाँ के ये राजा घोषित कर देते हैं। तो वहाँ के राजा घोषित कर देते हैं और ये गजनवी गौरी मर ही गया होता है, वहाँ के वो राजा घोषित कर देते हैं। अब जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने दिल्ली सल्तनत, पहला ऐसा ये राजा, इसे गुलाम वंश का राजा कहा जाता है। इसने जो नींव डाली उस वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश, गुलाम वंश कहते हैं। अब क्यों कहते हैं गुलाम वंश और गुलाम वंश में कितने राजा हैं, ये पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम दिल्ली सल्तनत, आज का हमारा टॉपिक क्यों है इसे भी देखते चलें। अब जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इस लाइन को बगैर पढ़े मैं आपको कुछ कुछ बातें बताई हूँ, वो इसलिए बताया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि वो ऐबक गजनी, जो बच्चे नए पढ़ रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि वो गजनी से डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत ये कहाँ से आ गया, उन्हें समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैं पूरी कहानी आपको बताते चले। अब देखिए मैं लाइन पढ़ूंगी, जो PDF की लाइन आपके स्क्रीन पे दिख रही है उसे मैं पढ़ूंगी और उसके बाद फिर आपको समझाते चलूँगी। तो और आगे की कहानी आप कैसे कोरिलेट करेंगे वो आप समझिएगा। वो देखिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियान का प्रत्यक्ष परिमाण था। तो देखिए जो तुर्क आक्रमण आपको बताया गया था, गौरी ने तुर्क था, गजनवी तुर्क था। तो गजनवी तो कोई अपने सैनिकों को या गुलामों को छोड़कर नहीं गया, छोड़कर गौरी गया था। तो वो जो गौरी छोड़ा था उत्तरी भारत पर वो आक्रमण कर रहा था, उत्तरी भाग मैदानी भागों पर। तो वहाँ सैनिक अभियान क्या क्या किया था उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का नींव माना जाता है। उसका नींव किसने डाला? तो गौरी के जो गुलाम था ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत का नींव डाला। और 11वीं से 13वीं के मध्य में 2 चरणों में जो लगभग 2 शताब्दी तक चला। 11वीं से लेकर 13वीं के मध्य में 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम गजनवी द्वारा 1000 से 1027 ईस्वी में और दूसरा जो ये अभियान चला वो 1174 से 1200 ईस्वी तक, ठीक है, 1200 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक, ठीक ना। यहाँ 1206 ईस्वी है, आपको दिखाई दे रहा हो, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अब आपको ज़रूर दिखाई देगा, 1206 ईस्वी तक। तो आपको ये याद है बच्चों कि गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था? ये आपको बताया गया पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही बताया गया है। तो आप वहाँ देखेंगे, आप यदि देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप जवाब भी दे सकते हैं। अब देखिए जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने राज किया। और इस दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा सल्तनत आता है? तो मुगल सल्तनत आ जाएगा, अकबर बाबर का समय आएगा। लेकिन अभी दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत लंबा समय चलता है बच्चों, लगभग 320 वर्षों तक इनका शासन चला, जिसका नींव तुर्कों ने डाला। तुर्क मतलब गजनवी और गौरी। तो गजनवी ने तो नहीं, लेकिन गौरी जो था वो अपना गुलाम छोड़कर गया था। तो उसी गुलाम से एक जो गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और आगे चलेंगे और इसके बाद 5 और वंश राज किए। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसने 84 वर्षों तक राज किया। इसका कौन था? इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन था? इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको पता चलेगी, आप परेशान मत होइएगा। ये अभी आपको बस अब ये भूमिका है, एक तरह से आपको बताया जाएगा इन सब
इन सब के बारे में। अब देखिए, पहला हमारा वंश हुआ गुलाम वंश। इसके अंदर कितने राजा हुए? लगभग 84 वर्षों तक इनका शासन चला। इसमें कितने कितने राजा हुए ये सब बात जानेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, उसके बाद तुगलक आते हैं, उसके बाद सैयद आते हैं, उसके बाद लोदी आता है। उसके बाद 1526 ईस्वी में लोदी आता है और पानीपत का बैटल जीतकर बाबर ने अपने साम्राज्य अर्थात मुगल साम्राज्य का नींव डाल देगा और ये गुलाम डायनेस्टी का क्लोज चैप्टर हो जाएगा। और यहाँ एक बात मेंशन करते चलेंगे कि सबसे लंबे समय तक किस, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों, इसलिए ये स्टार करके लिखा हुआ है कि सबसे लंबे वर्षों तक किस वंश ने शासन किया। तो सबसे लंबे वर्षों तक तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक राज्य किया और सबसे कम खिलजियों ने 30 साल तक शासन किया। अब आगे चलेंगे। जो ये गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसे मामलुक वंश, मामलुक का क्या अर्थ होता है? मामलुक जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न वंशों से इस वंश इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता के वंशजों से उत्पन्न वंश का को मामलुक वंश कहते हैं। मामलुक एक अरबी शब्द है। गुलाम वंश या मामलुक वंश ज़्यादा फेमस है मामलुक वंश, ठीक है। अच्छे बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको मामलुक वंश लिखा हुआ मिलेगा और कुछ इस पर थोड़े जो इतिहासकार हैं ना, उनमें थोड़ा विवाद रहा है इसके नाम को लेकर। किसी ने मामलुक वंश कहा, किसी ने गुलाम वंश कहा, किसी ने इलबारी वंश कहा। तो इस पर थोड़ा सा विवाद रहा है। इंग्लिश में की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश। हिंदी की अच्छी बुक पढ़ेंगे, कोई अच्छी एनसीईआरटी की बुक ही देख लीजिएगा, उसमें आपको मामलुक वंश का हम देखेंगे कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में इसका नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में इसका नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का देखिए 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक मामलुक वंश का राज रहा। इसने जो दिल्ली सल्तनत में, उसमें हम 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा मामलुक वंश आता है। पूरे वंशजों को मिला दे तो टोटल है 5 वंश और उनके कार्यकाल को जोड़ दें तो टोटल 320 साल होता है। दिल्ली सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। उसने 5 वंश और उन 5 वंशजों के अंदर 5 वंशों के अंदर कितने कितने राजा आए उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत, मुगल कालीन इतिहास, ठीक। अकबर बीरबल के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितना रहा? 4 वर्षों का रहा, 1206 से 1210 ईस्वी तक। अब देखेंगे ऐबक कौन था, ये भारत में क्या क्या किया, इसकी नीतियाँ क्या थी भारत के खिलाफ, भारत के लिए, भारत में इसने क्या क्या किया, किन स्मारकों का इसने बनवाया, ठीक है। इसकी मृत्यु कैसे हो गई और ये आया कैसे, ये गौरी के पास कैसे आया, ये कौन था, इसका पहले का इतिहास जानेंगे, इसने क्या क्या किया, ये सब चीज़ जानेंगे। भारत में इसकी क्या इसने छाप छोड़े अपने, और इसके बाद किसने गद्दी संभाला, इन सब बातों को जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास में दूसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे। आज ऐबक के बारे में फुल डिटेल जानकारी, जो बच्चों आपको ऐसी क्लास मैं कह सकती हूँ कि आपने कभी अटेंड नहीं की होगी। जितने चीज़ों के बारे में आपको बताया जाए इस क्लास में, आप ध्यान से सुनेंगे, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। इस क्लास के बाद देखेंगे पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसकी उपाधियाँ देखिए, इसने क्या क्या इसको उपाधियाँ दी गई। कुछ रहते हैं, कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को खुद को किसी एक विशेष उपाधि से नवाजा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को ये उपाधि नहीं दी, इसे किसी दूसरे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी, ठीक है। पहली उपाधि उसे क्या प्राप्त हुआ कि लाख बख्श, दूसरा था पील बख और तीसरा है कुरान खमा। अब देखिएगा कुरान खमा का क्या अर्थ होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है बहुत बचपन से एकदम मधुर सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने लगा था। कुरान
के बारे में बताने लगा था। कुरान की जो लाइनें होती हैं उसे अच्छी एकदम मधुर शब्दों में गाता था, इसलिए उसे कुरान खमा कहा गया। पील बख पील बख क्यों कहा गया? पील बख इसलिए कहा गया क्योंकि इसे हाथी का दान, ये बहुत दानवीर किस्म का इंसान था, बहुत दयालु प्रवृत्ति का आदमी था और बहुत वीर भी हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तभी ना एक गुलाम होते हुए एक शासक तक की इसकी क्या क्या उसके बीच में, उसके गुलाम से शासक बनने के बीच की कहानियों को हम पढ़ेंगे। एक गुलाम शासक तक बना तो उसमें कुछ अच्छाई रही होगी, तभी तो वो गद्दी पर दिल्ली सल्तनत का नींव डाला और दिल्ली की गद्दी तक पहुंच पाया। लाख बख्श क्यों कहते थे? लाखों का दान करता था, ये बहुत दानवीर किस्म का इंसान था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। पील बख्श का क्या अर्थ है? पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करता था। कुरान खवा, कुरान को बहुत म्यूजिकल टोन में गाता था। अब देखेंगे तीसरा क्या हमारा है कि ऐबक एक तुर्क जनजाति का था जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक जो था एक तुर्क जनजाति का था जिसका अर्थ होता है चंद्र का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी समझ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखेंगे कि बचपन में परिवार से बिछड़ गया। ऐबक के बारे में बताया जा रहा है आपको, इसका क्या हुआ है, ताकि आप कहानी अपने मन में बना सकें इन चीज़ों को जानकर कि कैसे कैसे हुआ था। और जब आप कहानी बनाना सीख लेंगे ना इन बातों को पढ़कर, तो आप भूलेंगे नहीं, कहानी भूलेंगे नहीं, जिससे आपको बहुत फैक्ट्स भी याद रहेंगे। अब देखेंगे इसके बारे में, ये इसके बचपन से जन्म से लेकर और गद्दी तक की कहानी हम बहुत एकदम शॉर्ट करके और बहुत अच्छे से आपको बताते चलेंगे। अब देखेंगे ऐबक जो था परिवार से बिछड़ गया और इसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां एक काजी द्वारा खरीद लिया गया। बचपन में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से बिछड़ गया और इससे एक व्यापारी के द्वारा बिछड़ गया वहाँ से वो। अब इसे एक व्यापारी के द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहाँ एक काजी से व्यापारी उसे बेच देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी से बेच देता है। उस काजी ने उसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को, अब यहाँ देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि काजी के मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने व्यापारी से फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अपने घर ले जाता और वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक सैनिक का अभ्यास करना था, सैन्य अभ्यास में भाग लेने लगता है। वो तीर चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब सीखने लगता है। वो जो काजी रहता है जिससे व्यापारी वो बेच कर जाता है, वो उसे सिखाने लगता है। गुलाम होते हुए भी कुतुबुद्दीन ऐबक को वो सारा प्रशिक्षण जो होता है सैनिकों के लिए, एक दक्ष सैनिक बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब काजी की मृत्यु हो जाती है तब उसके पुत्र जो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस बाज़ार में लेकर जाते हैं और उसे वहाँ बेच देते हैं। और वहाँ से एक व्यापारी उसे जो खरीदता है, जिसे बेचते हैं काजी के पुत्रों के द्वारा, जिसे बेचा जाता है जिस इंसान से, वो व्यापारी क्या करता है, उसे गजनी लेकर आता है। और गजनी लाता है तो वहाँ पर गजनी का जो वर्तमान शासक होता है मोहम्मद गौरी उसे खरीद लेता है और अपना गुलाम बना लेता है। अब पहले से ऐबक को कुछ सैनिक अभ्यास वो करता था, उसे सैनिकों के बारे में पहले से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और जब वो गौरी के सेना में आता है, गौरी के पास गुलाम के तौर पर जब आता है, तो वहाँ और उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। गौरी जितने भी अपने सैन्य अभियान करता था, भारत के खिलाफ हो या किसी अन्य देश के खिलाफ हो, उसके साथ साथ ऐबक जाने लगता है और जीते गए प्रदेशों में, भारत के खासकर जीते गए प्रदेशों में ऐबक जो होता है उसे प्रबंध नियुक्त कर देता है। मोहम्मद गौरी जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों में उसे प्रबंधक नियुक्त कर देता है। बच्चों, एक और बात आपको बताऊंगी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपसे ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि भारत कब आता है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तराइन का प्रथम युद्ध में तो गौरी हार जाता है ना, तो द्वितीय युद्ध होता है जब वो विशाल सेना संगठित करके, आपको बताया गया है ना कि दूसरा युद्ध होता है 1193 ईस्वी में, तो विशाल सेना इकट्ठा करके लाता है और युद्ध के लिए। और दक्ष सेनापति, उसमें 2-3 उसके प्रमुख सेनापति गौरी की तरफ से होते हैं, 2-3 प्रमुख सेनापति पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से होते हैं। तो उसमें गौरी का ऐबक का नाम आपने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऐबक उसी युद्ध से
उस युद्ध के बाद भारत में आना आरंभ करता है। गौरी क्या करता है कि जहाँ जहाँ वो जीतता है अपने 3 गुलाम जो याल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन याल्दोज और कुबाचा, इनको नियुक्त करता है। उसमें जो ऐबक जो होता है ना, सबसे विश्वसनीय गुलामों में से ऐबक एक होता है, इसीलिए इसे उसका प्रबंध, जीते गए प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। अब आगे चलेंगे कि चंदावर के युद्ध, राजा जयचंद के खिलाफ, याद है संयोगिता का पिता जिसे पृथ्वीराज तृतीय की मदद न करके उसके विरोध में काम किया था, तभी तो पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध हारा था। आप बिल्कुल याद करते जाएंगे। वही जयपाल जिसे चंदावर का युद्ध हुआ था 1-2 साल के बाद, जब ये तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है, उसके राज्य को हड़प लेता है, गौरी ले लेता है और उसे अपने अंडर में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। तो जयचंद जो होता है उसे लगता है कि ये जयचंद जो है ये हमारे लिए कभी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जयचंद इसलिए उसे मुसीबत लगा ना बच्चों, क्योंकि संयोगिता का पिता था, वो संयोगिता का पति जो हो गया मोहम्मद गौरी, जिसको मार देता है, मोहम्मद गौरी मार देता है पृथ्वीराज तृतीय को। तो पृथ्वीराज तृतीय को मार जब देता है तो गौरी को ऐसा लगता है कि कहीं जयचंद मुझसे ये बदला न ले कि उसके बेटी के पति को मारने का बदला हमसे न लेने लगे, भले ही मेरे पहले साथ क्यों ना दिया हो, लेकिन बाद में शायद उसका माइंड जो है वो चेंज हो जाए, दिमाग उसका घूम जाए तो हमसे बदला न ले लगे, इसलिए सोचता है कि कोई खतरा भविष्य के लिए मोल न ले, इससे पहले ही वो जयचंद पर चढ़ाई कर देता है, जयचंद पर युद्ध कर आक्रमण कर देता है जयचंद के राज पर। जयचंद कौन था? तो गढ़वाल वंश का शासक होता है जयचंद, राठौर वंश का शासक होता है, और ये भी पृथ्वीराज तृतीय का जिसने विरोध किया था और गौरी का साथ दिया था। गौरी के खिलाफ जब युद्ध होने लगा जयचंद का, तो जयचंद भी हार जाता है गौरी के सामने, और गौरी के साथ उसका जो ये सब कहानी बताने का क्या मेरा अर्थ है, यही मतलब है कि गौरी के साथ उसी समय आता है ऐबक। द्वितीय युद्ध के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध होता है, तो उसी युद्ध में ऐबक आता है, इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंदावर के युद्ध में लूटने पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुजरात के आप देखेंगे, आपका एक लाइन कि गुजरात की राजधानी अहिल्यावाड़ा में को लूटा और राजा भीमदेव को भी दंडित किया। अब ये भी आपको याद होगा कि नायिका देवी जिसकी माँ थी, विधवा माँ के संरक्षण में भीम द्वितीय पहली बार किसने हराया मोहम्मद गौरी को, ये प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि पहली बार गौरी को भारत में किसने हराया, तो भीम द्वितीय। किसके संरक्षण में हराया? तो नायिका देवी के संरक्षण में हराया, और उसी नायिका देवी के पुत्र भीम द्वितीय जिसने गौरी को हराया था, उसी को ऐबक दंडित करने का कार्य करता है। अब ये देखिए, इन सब कार्य करने के बाद ऐबक को गौरी के द्वारा इसे वहाँ का प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। इन्हीं सब विशेषताओं को देखकर, इसी वीरता को देखकर, इसी कर्तव्य परायणता को देखकर, अपने मालिक के प्रति वफादारी को देखकर ऐबक को अपने गुलामों पर पूर्ण भरोसा होता है। अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा वो अपने गुलामों को श्रेय देता था, अपने प्रदेशों को जीतने में, सैनिक अभियानों को सफल बनाने में। तो ये देख लिया आपने ऐबक कैसे गौरी के नज़रों में, गौरी की निगाहों में अपना प्रतिबिंब, एक अच्छा प्रतिबिंब बना था, एक अच्छा गुलाम का उसमें सारा गुण पाया जाता था। गुलाम ही नहीं, एक अच्छे सैनिक का, एक अच्छे इंसान का भी आप कह सकते हैं बच्चों, एक अच्छा इंसान का भी इसमें गुण पाया जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक में। अब देखिए, गौरी का कोई पुत्र नहीं था, ये सब आपको बता दिया गया है, इसलिए उसने अपना जो साम्राज्य था गुलामों को वो सौंपा जाता था। उसके मृत्यु के बाद उसके विश्वास पात्र जो 3 गुलाम थे, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, याल्दोज, कुबाचा और ऐबक को वो आपस में ही गुलाम, जो इसके तीनों गुलाम थे, आपस में ही बांट लेते हैं। देखिए, या किसको क्या मिला ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब गौरी मर जाता है, गौरी की मृत्यु हो जाती है, देखिए पहले जो पॉइंट था ना उसे भी आप पढ़ लीजिए
कि गौरी का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, और उसे अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने उत्तराधिकारियों को किसी को नियुक्त नहीं किया था। अकस्मात मृत्यु हो जाने के बाद गौरी के साम्राज्य को उसके विश्वास पात्र गुलामों ने आपस में बांट लिया। बंटवारा जब हुआ तो उसके बाद किसको कौन सा प्रांत मिला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। तो याल्दोज को गजनी, जो गजनी प्रांत था, याल्दोज को मिलता है। कुबाचा को सिंध और मुल्तान तथा ऐबक को उत्तर भारत का प्रांत सौंपा जाता है। ऐबक को उत्तर भारत का प्रांत सौंपने का क्या रीज़न होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐसा गुलाम है गौरी का जो भारत में आके प्रबंधक का कार्य किया था, सौंपा गया था इसी को, इसीलिए इसने उत्तर भारत को ले लिया और बाकी गजनवी को याल्दोज और सिंध और मुल्तान कुबाचा के हाथ में जाता है। अब देखिएगा, अब इन सब के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन सब का कहानी पत्ता कट कर देता है ऐबक। इसके जब ये तीनों को बंटवारा हो गया, लेकिन इन तीनों में से ऐबक से दोनों याल्दोज और कुबाचा दोनों ऐसे इससे बैर भाव रखते थे, चाहते थे कि ऐबक को जो प्रांत मिले हैं वो सब हमारा हो जाए, ये चाहते थे कि वो हमारे अंडर आ जाए, इसे हटा दिया जाए। लेकिन ऐबक इन तीनों गुलामों में से सबसे श्रेष्ठ और सबसे लायक कह सकते हैं, सबसे वीर गुलाम था, तभी तो इसने याल्दोज को भी हटा दिया और कुबाचा को भी हटा देता है रास्ते से, और इनको कूटनीति से इनसे युद्ध करके याल्दोज जो था उससे तो कूटनीति चाल से जीतता है और कुबाचा से है युद्ध करके जीतता है। कुबाचा जो क्या करता है, सिंध और मुल्तान, तो सिंध जो है तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी पंजाब है और हिंदुस्तान में भी पंजाब है, तो पंजाब का कुछ प्रांत, पंजाब के आसपास के जो पूरे प्रांत है अब तो बंटवारा हो गया, मुल्तान भी पाकिस्तान की ओर चला गया और सिंध भी पाकिस्तान में चला गया। तो ये सब सारे प्रदेश पहले एक में मिले हुए थे। सिंध भारत में हुआ करता था, अफगानिस्तान तक भारत की सीमा लगती थी बच्चों। तो उन सब प्रदेशों को कुबाचा जो क्या करता है, तो उन सब प्रदेशों से ये पंजाब की सीमा लगती थी, वो पंजाब पर आक्रमण किया। जो पंजाब जो था वो ऐबक के हाथ में था, ऐबक के अंडर में पंजाब राज्य था। तो ऐबक क्या करता है, उस पर विरोधी कार्रवाई करता है और उसमें विरोधी कार्रवाई में कुबाचा जो होता है, कुबाचा बुरी तरीके से हारता है और फिर ये भूल जाता है, वो समझ जाता है कि ऐबक की शक्ति क्या है। और ये जो याल्दोज है ना, याल्दोज की पुत्री से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। याल्दोज से ऐबक जो होता है कूटनीति चाल से जीतता है और याल्दोज की पुत्री से, ये देखिए पॉइंट भी हमने लिख दिया है, उसने विवाह कर लेता है और विवाह संबंध स्थापित करने से याल्दोज भी उसका विरोध नहीं करता है और कुबाचा से तो सीधे युद्ध करके इससे युद्ध जीत लेता है। अब ऐबक के अंडर में कौन कौन से भारतीय प्रांत थे इसे देखेंगे तो सियालकोट कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। लाहौर और सियालकोट ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। उसके बाद देखेंगे अजमेर झांसी कहने का क्या अर्थ है, ये उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। अजमेर झांसी जो है बिहार, ये सब एक में ही लगे हुए थे, एक में ही लगे प्रदेश थे। और देखिएगा दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती के क्षेत्र, ये सब कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे वो ऐबक के हाथों में थे। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक क्या करता है, अपना शासन करने के लिए राजधानी तो कहीं बनानी पड़ेगी ना, तो ये लाहौर को राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या क्या करता है, जब ये शासन बन गया अपने उसके जो प्रतिद्वंदी थे उन लोगों को शांत कर लेता है। तो इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 1206 से 1210 तक। इनके बीच में ये ज़्यादा कुछ बेचारा कर नहीं पाता है, बस यही करता है कि इसके जो प्रतिद्वंदी थे उन लोगों को हटाता है और अपनी राजधानी बनाता है। और कुछ स्मारक को भी इसने बनवाया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला, कुतुब मीनार का नींव डाला। इसने दिल्ली की कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद, ये देखिए इसे आप कॉपी में लिखेंगे, कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद। और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, और दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन
ऐबक ने और कुतुब मीनार का आविष्कार ने नींव डाला। कुतुब मीनार का भी नींव ऐबक ही डालता है। अब ऐबक के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले हालांकि बता दी हूँ, लेकिन इस लाइन को मैं पढ़ दूंगी, इस पॉइंट को मैं पढ़ दूंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था। वो बहुत दानशील प्रवृत्ति का था। इसने अपनी योग्यता तथा प्रतिभा के दम पर भारत में अस्थायी शासन व्यवस्था का नींव डाला। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, इसने अस्थायी शासन व्यवस्था का नींव डाला और केंद्र स्तर पर शासन यहीं से आरंभ होता है बच्चों। भारत में इससे पहले आक्रमणकारी आते गए, लूटते गए, सबका आपको रीजन मैं बताई हूँ ना कि केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था नहीं थी। तो ये ऐबक ये काम करता है और इसी कार्य को जो ये इसका इल्तुतमिश जो होता है, इल्तुतमिश इसी कार्य को और आगे और व्यवस्थित सुदृढ़ तौर पर करने का कार्य इल्तुतमिश करता है और उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये ऐबक क्लास था, इसमें ऐबक के बारे में हमें पढ़ना था। ये उसके व्यक्तित्व के बारे में आपने देखा। अब ऐबक ने और क्या क्या किया कि ऐबक ने भारत में जो मस्जिद इस्लामी पद्धति पर निर्मित था, भारत का प्रथम मस्जिद जो इस्लामी पद्धति पर निर्भर था, किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। तो यहाँ आप देखिएगा 100% आपका श्योर क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप छानेंगे देखेंगे तो देखें उसमें कुव्वत उल इस्लाम कौन था? तो भारत में बनने वाला ऐसा मस्जिद जो इस्लामिक पद्धति पर आधारित था, इस्लामिक पद्धति पर आधारित था। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया कहाँ? तो जो पृथ्वीराज तृतीय को हराया था ना तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी, और गौरी के प्रदेशों का ही संरक्षक था ऐबक। तो गौरी का जो पिथौरागढ़ का किला था, उस किले को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में परिवर्तित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मस्जिद बनवाता है जो इस्लामिक पद्धति पर आधारित हो, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम है। ठीक, और वो कहाँ बनवाया? तो राय पिथौरागढ़ जो पृथ्वीराज तृतीय का किला था, उसको इस्लामिक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब देखेंगे इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था, ये आपने पढ़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? अजमेर में बनवाया। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसे भी आप पढ़ते चले, ध्यान देते चले, याद करते चले। और जो देखिए बच्चों, ये था ना कुतुब मीनार जो था, तो ये कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने नाम पर ये कुतुब मीनार का नाम नहीं रखता है। उस समय में सूफी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो होते हैं अजमेर के एक दिल्ली के एक सूफी संत होते हैं। इसी सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने नाम पर नहीं बनाता है, ये इस इमारत को उस संत के नाम पर बनाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाता है मस्जिद। कुतुब मीनार नींव डालता है उसका, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता है बच्चों। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, आपकी स्क्रीन पर देखिए है ये के बारे में इतना ही था। देखिए ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से ऐबक गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्लास में बच्चों आपने क्या क्या देखा? एक शॉर्ट रिवीजन आपका ये देखिए कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशजों ने राज किया। उन 5 वंशों में पहला वंश जो होता है मामलुक वंश होता है, जिसका दूसरा नाम है गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, जिसका कार्यकाल 84 वर्षों तक होता है। इन 84 वर्षों में सबसे पहला संस्थापक इस वंश का कौन था? तो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए इसने जिस वंश का नींव डाला उसे गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, इसे गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक की बात कही जाएगी, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और इसके बाद इसका कार्यकाल जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत लंबे समय तक ये कार्य नहीं कर पाता है। तो कुछ समय तो इसका अपने विरोधियों से युद्ध करके उन्हें शांत करने में बीतता है और बहुत कम समय मिलता है इसे अपना राज्य विस्तार करने में ही इसका समय ख़त्म हो जाता है, अपने राज्य को सुरक्षित करने में ही। तो इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश को
कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम होता है। इल्तुतमिश जो होता है ये बृहद स्तर पर कार्य करता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश और ये गुलाम वंश, ये सब 4-5 जो वंश हुए, इन सबों का शासन चलता है कितने वर्षों तक? तो 320 ईस्वी तक। इन वंशों के शासन को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा काल आएगा? तो मुगल कालीन भारत पढ़ेंगे हम। मुगलों का राज आएगा 1526 के पानीपत का युद्ध। लोदी को हटा के, लोदी वंश को हटाकर कौन आता है? तो बाबर आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे आपका समाप्त होता है बच्चों। कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर आपको पसंद आया ये क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमसे इसी तरह के तरीके से पढ़ने के लिए, कहानी के बातें समझने के लिए, चीज़ों को बस रटने के लिए नहीं आपको पढ़ना होगा। तो हमसे प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। और कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।